नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने योजनाओं की क्लास शुरू की थी और ऐसे ही हमारे कुछ क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हैं जो परीक्षा का सिलेबस चाहे कुछ भी हो लेकिन एग्जामिनर इनको उठा के एग्जाम में डाल देता है। तो परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी आज अपन सीमा क्षेत्रीय जो अपने विकास कार्यक्रम है, जो क्षेत्रीय राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो चलाए गए हैं उन पर अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और जो एग्जाम में आए हैं वही पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही पॉइंट अपन है जो देख रहे हैं साथियों। तो आज अपना पहला जो कार्यक्रम है कौन सा है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा है साथियों? सीमा क्षेत्र क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है वो है। तो देखिए, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा मतलब कहीं ना कहीं ये बॉर्डर के जो है वो बॉर्डर क्षेत्र है उसके विकास के लिए शुरू किया गया है। तो साथियों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको याद क्या रखना है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो आंकड़ा पूछा गया है ये है कि जो इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 1994 में इसकी क्या है शुरुआत हुई थी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ये क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि इसमें पैसा कौन दे रहा है। तो 100% ये किसकी सहायता से चल रहा है? केंद्र की सहायता से चल रहा है। केंद्र की सहायता से जो है चल रहा है। और ये कहां पर, ये उसका उद्देश्य अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है वो आधारभूत संरचना का विकास करना। आधारभूत संरचना में क्या आएगा? तो सड़क आएगी, विद्युतीकरण जो है वो आएगा। ये जो दे रखा है सड़क निर्माण है, विद्युतीकरण है, जो पेयजल है, वो है आधारभूत संरचना। और ये आधारभूत संरचना का विकास हमें कहां पर करना है? तो आधारभूत संरचना का विकास हमें जो बॉर्डर एरिया है वहां पर इसका है विकास है जो करना है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में ये कहां पर संचालित है? तो ये देखो, थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया है कि कितने जिलों में संचालित है। तो 4 जिलों में संचालित है। हो सकता है कि अब नए, अब फ्लोदी जो है उसको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक तो शामिल किया ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो कहां पर संचालित है? राजस्थान के 4 जिले, एक है जैसलमेर, एक है बाड़मेर, एक है श्री गंगानगर और एक है बीकानेर। इन 4 जिलों में ये जो कार्यक्रम है वो संचालित है। और यही एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद आया तो ऐसा ही 2021 में इसको फिर पूछ लिया। देखो, मतलब फिक्स है प्रश्न। आपको इसमें याद क्या करना है कि ये शुरू कब हुआ, पहला प्रश्न हो गया। इसमें 100% केंद्र सरकार की जो वित्त सहायता वो मिलती है, ये याद रखना है। दूसरी, कितने जिलों में संचालित है? तो 4 जिले में संचालित है। और वो 4 जिले कौन से हैं? यही आंकड़े हैं जो आपको बड़ी बढ़िया से याद रखने हैं। तो याद हो गया होगा आपको कब शुरू हुआ। 1993 94 आपको याद रखना है। 100% है वो केंद्र की है। जो ये जो कार्यक्रम है वो केंद्र चला रहा है। राजस्थान के 4 जिलों में चल रहा है। बॉर्डर के 4 जिले कौन कौन से? गंगानगर है, इसके बाद बीकानेर आ गया, इसके बाद जैसलमेर आ गया और बाड़मेर आ गया। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक हमारा कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है साथियों? हमारा वो कार्यक्रम है मगरा क्षेत्र, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। अब मगरा क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो मगरा क्षेत्र में ये जिले आते हैं, अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, पाली आता है, चित्तौड़ आता है और राजसमंद आता है। ये जो जिले हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं? मगरा क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो चलाया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005-6 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये राज्य के 5 जिलों में संचालित है, ये पूछा जाएगा। कितने जिलों में? 5 जिलों में। और 5 जिले कौन कौन से हैं? तो अजमेर है, भीलवाड़ा है, पाली है, चित्तौड़ है और राजसमंद है। इन 5 जिलों में संचालित है। अब सीमा क्षेत्र वो विकास जो कार्यक्रम है वो तो 100% केंद्र सरकार का है, लेकिन जो मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो 100% किसका है? राज्य सरकार का है। यानी कि पैसा इसमें 100% कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रही है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोनों बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। मैं इसलिए लिख के ला रहा हूँ ताकि आपका समय बचत हो और आप 15-20 मिनट में इसको पूरा आराम से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है अपना? नेक्स्ट है साथियों डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। कौन सा है? डांग। और डांग आपने पढ़ा भी होगा खूब कि डांग की रानी हम करौली को कहते हैं, खूब पढ़ा होगा ना। तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो कहाँ कब शुरू हुआ, ये सबसे पहले आपको बताना है। तो डांग क्षेत्रीय जो विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? बता दीजिए एक बार, कब शुरू हुआ था?
तो 1994-95 में ये कार्यक्रम है वो क्या है शुरू हुआ था। ये आंकड़ा, ये जो सन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लेना। और बात करें तो ये 2004-5 में इसको फिर से शुरू किया गया था, बीच में बंद कर दिया था, फिर इसको 2004-5 में फिर से शुरू किया। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये राज्य के कितने जिलों में चल रहा है, तो डांग वाला जो कार्यक्रम है ना वो राज्य के 8 जिलों में चल रहा है। अगर आपको इसको 8 जिले याद करने हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 2 संभाग हैं, भरतपुर संभाग है और कोटा संभाग है। कोटा संभाग के ये 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये 8 जिले हैं जिनमें हमारा डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो संचालित हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इस ये जो कार्यक्रम है उसके सफल क्रियान्वयन के लिए हमने एक बोर्ड बनाया था जिसका नाम है डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड। क्या बनाया था? डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड। और ये जो डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड है ना, इसका काम क्या था? तो ये बोर्ड है जो क्या है, ये बोर्ड जो कौन से डांग प्रभावित जो क्षेत्र है साथियों, जो डकैती से प्रभावित क्षेत्र है ना, डकैती से जो प्रभावित क्षेत्र है, किससे प्रभावित है? डकैती से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक व सामाजिक विकास करना है, वो क्या है इसका काम था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बोर्ड क्यों? डकैती प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमने इस बोर्ड को बनाया था। बाकी ये डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में जो ये जिले हैं ना वो किस किस में पूछे गए, देखो ये सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, स्कूल व्याख्याता में पूछे गए हैं, आर एस प्री में पूछे गए हैं, और प्रवक्ता जो टेक्निकल एग्जाम होता है 2021 में उसमें ये पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो जैसे एग्जाम में ये बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे। एक है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने ये है जो हम विश्व बैंक की सहायता से है जो चला रहे हैं, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो हम किसकी सहायता से चला रहे हैं, तो आपको बढ़िया से ध्यान रखना है किसकी सहायता से चला रहे हैं हम। तो हम इसको जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से चला रहे हैं। इसका उद्देश्य है साथियों, जो संभावित सिंचाई सुविधा है और उपलब्ध सिंचाई क्षमता है उनके बीच का जो अंतर है उसको कम करना है। ये किसका उद्देश्य है? कमांड क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है उसका जो उद्देश्य है वो है संभावित सिंचाई सुविधा व उपलब्ध सिंचाई सुविधा की क्षमता है उसके बीच के अंतर को कम करना है। हम इसमें हमारा हेल्प कौन कर रही है? तो वर्ल्ड बैंक कर रही है। हमने इसको 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें शुरू किया था। ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब मेवात में क्या क्या आते हैं आप अपन सबको पता है कौन कौन आते हैं। एक तो हमारा अलवर आ जाता है और दूसरा कौन आ जाता है? भरतपुर आ जाता है। एक अलवर आ जाता है और दूसरा कौन आ जाता है? भरतपुर आ जाता है। अब देखिए ये कार्यक्रम जो है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो प्रारंभ कब हुआ था? तो 1987 में ये क्या है? प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कब शुरू हुआ था? 1987 में शुरू हुआ था। बात करें ये अलवर जिले की 8 पंचायत समितियों में क्या है चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और भरतपुर वर्तमान में ये जो पंचायतें हैं ना, 3 पंचायतें, ये डीग जिले में चलेगी। अभी अभी डीग जिले में चलेगी है। और पहले की बात कीजिए तो भरतपुर की 3 पंचायत समिति, और अभी की बात की जाए तो अभी है डीग की 3 पंचायत समिति, आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है। अगर इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो मेव जाति के लोगों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका क्या था? उद्देश्य था। इसमें वित्त यानी कि पैसा कौन दे रहा है इस कार्यक्रम को चलाने के लिए? तो 100% पैसा है कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रही है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि पैसा कौन दे रहा है? 100% राज्य सरकार दे रही है। 1987 में ये जो है शुरू हुआ था। इसमें अलवर भरतपुर की, अलवर की तो 8 पंचायत और भरतपुर वो वर्तमान की बात करें तो डीग की 3 पंचायत। इसकी उद्देश्य की बात करें तो मेव जनजाति जो है उसके आधारभूत विकास के लिए जो है हमने ये कार्यक्रम जो चलाया था। इसके वित्त की बात करें तो पैसा इसको 100% राज्य सरकार दे रही है। ये आप लोगों को बढ़िया से ध्यान रखना है। एक बात करते हैं हम सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम। सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम, तो आप सभी को पता है सहरिया जनजाति हमें कहाँ पर मिलती है? 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद जो तहसील है वहां पर क्या है? सहरिया जनजाति मिलती है। अगर प्रारंभ की बात करें तो ये 1977-78 में क्या है ये शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना। या तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा या फिर ये शाहबाद और किशनगंज जो है दोनों पंचायत समितियों में ये चल रहा है, ये पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा कि किशनगंज और शाहबाद में चल रहा है 12 जिले की 2 पंचायत समिति में, या फिर ये पूछा जाएगा कि ये कार्यक्रम शुरू कब हुआ था। तो 1977-78 में क्या है ये कार्यक्रम शुरू हुआ था।
बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट की बात करें तो ये मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बार परीक्षा में पूछ लिया गया, तो मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, एक आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, इस विभाग का काम क्या था अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या काम था? राज्य में अकाल से निपटने के लिए इस आयोग का हमने क्या किया था, इस विभाग का हमने गठन किया था। लेकिन इसका यह नाम कब पड़ा, ये प्रश्न परीक्षा में जो पूछा गया 31 अक्टूबर 2003 को इसका नाम हमने क्या रख दिया, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। उससे पहले इसका नाम क्या था, तो उससे पहले इसका नाम जो था सहायता विभाग था, लेकिन 31 अक्टूबर 2003 को इसका नाम हमने चेंज किया और चेंज करके हमने आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया। उसके बाद यहाँ आपदा प्रबंधन नाम आया तो आप लोगों को याद रखना है कि आपदा प्रबंधन एक्ट है वो कब का है, 2005 का एक्ट है। और पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ था, तो 1 अगस्त 2007 को जो है ये लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। अपन क्या पूरे टॉपिक तो पढ़ लेते, लेकिन ऐसी जो चीजें होती है ना वो छूट जाती है, तो फिर ये प्रश्न गलत होने की संभावनाएं रहती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे कुछ फैक्ट हैं जो मैंने शामिल किए हैं। बढ़िया अकाल जो बार बार राजस्थान में पड़े हैं और परीक्षा में कभी न कभी आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगा के बढ़िया पेज में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि मैक्रो डाउट अकाल, कौन सा अकाल, मैक्रो डाउट जो अकाल है वो कब पड़ा था, वो कब पड़ा था 2002 से 2003 के बीच में ये पड़ा था। कौन सा, मैक्रो डाउट अकाल। और इसे हम बृहद अकाल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बृहद अकाल के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोगों को बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाए चालीसा अकाल कब पड़ा था, तो 1983 में जो अकाल पड़ा था उसको हम चालीसा अकाल कहते हैं। कब पड़ा था, 1983 में पड़ा था। इसके बाद पूछा जाए कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, तो 1899 से 19 तक पड़ा था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1899 से 1900 के बीच में जो अकाल पड़ा था उसको हम कौन सा अकाल कहते हैं, छप्पनिया अकाल। और छप्पनिया अकाल तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, बहुत बार पूछा गया है। हर 3-4 एग्जाम को छोड़ के इसमें पूछ लिया जाता है कि छप्पनिया अकाल है जो कब पड़ा था, तो 1899 से 1900 के बीच में पड़ा था। इसके बाद बात करें हम कौन सा अकाल, पंचकाल। पंच अकाल कब पड़ा था, तो 1800 से 12 से 13 के बीच में कौन सा अकाल पड़ा था, पंच अकाल पड़ा था। आपको ध्यान रखना है। सहसा बधुआ अकाल जो है वो कब पड़ा था, वो कब पड़ा था 1900 से 1901 के बीच में पड़ा था। ये बढ़िया से याद रखिए। और त्रि अकाल तो अभी अभी किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। त्रि अकाल हमारे यहाँ 2 बार पड़ा है, 1987 से 88 के बीच भी पड़ा था और 2002 से 2003 के बीच भी पड़ा था। तो आज की अपन इस क्लास में इतने ही फैक्ट कवर कर रहे हैं। आगामी क्लास जो आएगी उसमें नए फैक्ट के साथ फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। बाकी थैंक यू, क्लास देखते रहें, मस्त रहे, हंसते रहें।